हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। कह रहा है प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और ये जो ऊर्जा का एक रूप है और ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तरह प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकती है। और प्रकाश कहाँ से होकर, निर्वात से भी होकर गुजर सकती है, जल से भी होकर गुजर सकती है और कांच से भी होकर गुजर सकती है। तरह निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी निर्वात में अगर प्रकाश की चाल देखें तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के दर से चलता है, गमन करता है। कह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और प्रकाश क्या है, ऊर्जा के साथ साथ एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आगे देखिए, अब आता है प्रकाश की प्रकृति। कह रहा है कि 19वीं सदी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, किरणों पर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। 19वीं सदी में बताया गया कि प्रकाश जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। और प्रकाश किरण जहाँ से मुड़ती है या मुड़ने की उसकी प्रवृत्ति को ही हम क्या करते हैं, विवर्तन के नाम से जानते हैं। कह रहा है 20वीं सदी आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। कह रहा है प्रकाश ना तो केवल तरंग है ना केवल कण, यह दोहरी प्रकृति रखता है। यानी 20वीं सदी में आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि प्रकाश जो है वो ना तो तरंग है और ना ही कण है। ये क्या करता है, दोनों प्रवृत्ति को दर्शाता है, रखता है। अब आता है किरण और प्रकाश पुंज। देखिए, सबसे पहले किरण है, तो किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और इसे हम तीर के निशान के जरिए दर्शाते हैं। यानी इसका परिभाषा एकदम साधारण रूप में दिया हुआ है। कर प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, रे कहते हैं, और इसे हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। देखिए, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। कह रहा है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश पुंज का अगर परिभाषा हम बोले तो कह सकते हैं कि किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला है समांतर प्रकाश पुंज। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें परस्पर समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। यानी कह रहा है कि सभी समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए, इसका दूसरा भाग प्रकार क्या है, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। कह रहा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज को परिभाषा हम दे सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज को संसृत प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर में क्या है, फिगर में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से आ रही है और आने के बाद एक बिंदु पर मिल रही है।
अब आता है अपसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है, यानी हम अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, इस प्रक्रिया को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण सभी अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। अब देखिए आता है आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आत्मदीप्त पदार्थ के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा भी वही दिया हुआ है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम आत्मदीप्त पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए दिया हुआ है, सूर्य, तारा, दीपक, मोमबत्ती, एलईडी। ये सब जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी क्या करते हैं, सभी का प्रकाश स्वयं का होता है, मतलब खुद का प्रकाश ये सभी का होता है। अब देखिए आता है अदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, ये अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं। मतलब अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो वो क्या करता है, उस प्रकाश को प्रवर्तन कर देता है और इस कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा इत्यादि, और भी बहुत सारा इसका उदाहरण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, वह सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करता है। यानी चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है, इस पर जब चंद्रमा के प्रकाश चंद्रमा पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो पड़ने के बाद चंद्रमा उस प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है, यानी इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले है पारदर्शी पदार्थ। तो कह रहा है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन यानी आर पार निकल जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाता है, उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया कांच हो गया, क्या हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ को परिभाषित हम कर सकते हैं, इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, और भी हो जाएगा टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा इत्यादि। ये सारा जो है अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अब देखिए पारभासी पदार्थ पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही क्या हो पाते हैं, तो बाहर निकल पाते हैं, मतलब आर पार हो पाते हैं, तब इस प्रकार के पदार्थ को पारभासी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यानी इसका परिभाषा साधारण रूप में बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाते हैं, वह पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा इत्यादि, और भी इसका उदाहरण हो सकता है। अब देखिए छाया, छाया किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है प्रकाश के गमन पथ पर जब पारदर्शी
वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु से पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। यानी साधारण से समझिए, जब कोई पदार्थ, मान के चलिए यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है तो इस गमन पथ में जब हम ये जिस पथ पर जिस रास्ता पे चल रही है, इस रास्ते में जब हम कोई अपारदर्शी पदार्थ को रखेंगे तो क्या करेगी, वो प्रकाश को आर पार होने नहीं देगी, जिसके कारण इसके पीछे या आगे क्या हो जाएगी, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा जिसे हम छाया के नाम से जानते हैं, शैडो के नाम से जानते हैं। फिगर में देखिए उसी प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ेगा और पड़ेगा तो क्या होगा, व्यक्ति जो है अपारदर्शी पदार्थ है, मतलब उससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, जिसके कारण देखिए उसके आगे क्या हो गया है, अंधेरा क्षेत्र बन गया है। इसी को छाया के नाम से जानते हैं। अब आता है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन हम बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वह प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश के प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कराए जिस सतह से प्रकाश प्रवर्तित होता है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं, और जिस सतह से क्या होती है, प्रकाश प्रवर्तित होती है उसे प्रवर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे क्या है, ये सतह है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद इसका क्या हो गया, प्रवर्तन हो गया, यानी इस जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में ये वापस लौटकर चला गया, तो ये जिस सतह पर से ये वापस लौटा उसी माध्यम में, उसी को हम प्रवर्तक सतह के नाम से जानते हैं, यानी ये नीचे वाला क्षेत्र। चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक है। अगर प्रवर्तक का बात करें तो चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह माना जाता है। अब देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन के नियम समतल तथा वक्र दोनों सतहों के लिए समान होते हैं। यानी प्रकाश का जो प्रवर्तन का नियम होता है वो समतल सतह रहे या वक्र सतह रहे, यानी रुखड़ेदार सतह रहे, दोनों पर एक ही नियम लगेगा। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन का जो नियम है वो दो प्रकार का होता है, यानी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सभी एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। तो देखिए ये मान के चलिए चिकनी सतह हो गया, इस पर से ये जो प्रकाश की किरण आ रहा है, पड़ रहा है, इसी को आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और ये जो वापस उसी माध्यम में लौट रही है इसे प्रवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और ये दोनों के बीच जो एक सीधा लाइन होती है उसे अभिलंब के नाम से हम जानते हैं। तो ये तीनों जो होती है एक ही तल में होती है, एक ही बिंदु में होती है। पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम देखिए, कह रहा है आपतन कोण I प्रवर्तन कोण R के बराबर होता है। यानी दूसरा नियम जो कहता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी दोनों कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है आपतन कोण किसे कहते हैं और प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, ये आने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण को प्रवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं, और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे प्रवर्तन कोण के नाम से हम
जानते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से हम दर्शाते हैं और प्रवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इस तरह से। अब देखिए प्रवर्तन के प्रकार है। प्रवर्तन भी दो प्रकार के होता है, एक नियमित प्रवर्तन होता है, एक अनियमित प्रवर्तन होता है। देखिए पहला नियमित प्रवर्तन है। चिकनी और चमकीली सतह पर किरणें नियमित रूप से प्रवर्तित होती है। यानी नियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर से नियम को पालन करते हुए प्रवर्तित होती है, तब उसे नियमित प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं। अनियमित प्रवर्तन, जब रूखड़ी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के बाद वो क्या अनियमित दिशाओं में क्या हो जाती है, बिना नियम के फॉलो किए अलग अलग दिशाओं में प्रवर्तित हो जाती है, तब इस घटना को अनियमित प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे ये चिकना और चमकीला सतह है, इस पर प्रकाश की किरण जब पड़ा तो ये नियमित रूप से क्या हो गया, प्रवर्तित हो गया। और यही जब रूखड़ा सतह पर पड़ा तो इसका देखिए कोई किरण इधर जा रहा है, कोई तिरछा जा रहा है, तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब कोण बनेगा, कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे अनियमित परिवर्तन में, और नियमित परिवर्तन में दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए आगे प्रवर्तन के महत्वपूर्ण पद, जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, प्रवर्तित किरण, अभिलंब। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। तो वह किरण जो आप दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। मान चलिए समतल दर्पण हो गया, इस पर प्रकाश की किरण जो पड़ रही है उसी को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। अब आता है आपतन बिंदु। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाती है। यानी मान लीजिए कि ये दर्पण है और इस पर जो प्रकाश की किरण पड़ा, जिस बिंदु पर ही पड़ा उसी को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। अब आता है प्रवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। वह किरण जो दर्पण के प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है प्रवर्तित किरण कहलाती है। यानी जब ये प्रकाश की किरण क्या हो गया, समतल दर्पण पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका प्रवर्तन हो जाएगा। और जो प्रवर्तित किरण है, ये जो प्रवर्तित प्रकाश की किरण है, इसी को प्रवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अब आता है अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। यानी आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में जो इस प्रकार से लंबा लाइन होती है उसी को अभिलंब के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाती है। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। मतलब देखिए ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं और इसे हम आई से सूचित करते हैं। अब आता है प्रवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कराए प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण प्रवर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए जो ये तो आपतित किरण हो गया और प्रवर्तित किरण ये हो गया, तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसी कोण को प्रवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अब देखिए आता है प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज के नाम से जानते हैं। करा है
जिस बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद संसृत होती है या संसृत होती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है तो आने के बाद यानी उस किरण का प्रवर्तन होगा या अपवर्तन होगा, और प्रवर्तन या अपवर्तन के फल स्वरूप जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा वह उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दर्पण हो गया, यहाँ पर बस यहाँ पर देखिए वस्तु रखा हुआ है AB, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, और निकलने के बाद ये प्रकाश की किरण जहाँ मिलेगा जाकर वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब बिंदु वस्तु से यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत होती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यानी देखिए जब वास्तविक रूप से प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर दर्पण पे पड़ती है और पड़ने के बाद वास्तविक रूप से आपस में क्या होती है, मिलती है, तो मिलने के फल स्वरूप जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानेंगे, रियल इमेज के नाम से जानेंगे। अब आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कराए जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। मतलब जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, मान चलो ये क्या हो गया, समतल दर्पण है, इस पर कोई दीप्त वस्तु रखा गया है, इस पर से क्या होगा, इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा, पड़ने के बाद इसका क्या हो जाएगा, प्रवर्तन हो जाएगा। तो प्रवर्तन जब हुआ तब तो हमें प्रकाश की किरण कहीं मिलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, कहीं तो मिल नहीं रहा है। तो जब इसको हम डॉट से पीछे मिलाएंगे तो पीछे लेके जाएंगे तो जहाँ सभी प्रकाश की किरण आपस में टच करेगी, मिलेगी, वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। यानी वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है, हम मान रहे हैं कि शायद यहाँ जाकर ही मिलेगा। इस प्रकार के इमेज को हम काल्पनिक इमेज के नाम से जानते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, और दोनों में क्या अंतर है। कराए यह प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं प्रकाश के वास्तविक कटान से बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, कराए यह प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा होते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होंगे उल्टा होंगे, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, सीधा होता है। कराए तीसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम आसानी से पर्दे पर, स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यह दर्पण के सामने बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, आगे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए आता है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या विशेषता है।
देखिए इसका पहला विशेषण है प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वे क्या होते हैं, तो काल्पनिक होते हैं और इसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब सीधा होता है और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो सीधा होता है। कर रहा है तीसरा पॉइंट है वस्तु के समान आकार का होता है और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु के आकार के ही होते हैं। मान के चले किसी वस्तु का ऊंचाई जो है 5 फीट है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में 5 फीट का ही बनेगा। चौथा पॉइंट देखिए कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है, यानी इस दर्पण में यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो उतना ही पीछे होगा जितना हम क्या करेंगे, उस दर्पण के सामने वस्तु को लाएंगे। कह रहा है कि यह जो दर्पण होता है पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है, अर्थात बायां वाला भाग दायां में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से इसका विशेषता दिया गया था। अब आता है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन, दोनों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले विपरिवर्तन देखिए कह रहा है प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूमा हुआ प्रतीत होता है, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। यानी विपरिवर्तन में मुख्य रूप से क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा अपने अक्ष पर 180 डिग्री पे घूम जाएगा, अर्थात जो ऊपर वाला भाग होगा वो नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा। देखिए आगे फिगर के सहारे बताया गया है। देखिए इस प्रकार से 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। घूमने के फलस्वरूप ये देखिए ऊपर वाला भाग यहाँ पे नीचे हो जाएगा और जब ये नीचे रहता तो ये ऊपर की ओर हो जाता। अब देखिए पार्श्व विपरिवर्तन है, करा प्रतिबिंब ऊर्ध्व अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूमता है, यानी दायां भाग बायां भाग में दिखता है, तब इस प्रकार के घटना को हम पार्श्व विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊपर की ओर लाइनिंग, इस प्रकार से जब सीधा खड़ा होता है तो इसका जो दायां वाला भाग होता है, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री पर ही जब घूमा तो ये जो दायां वाला हिस्सा था, देखिए ये जो दायां वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा वो बायां की ओर घूम जाता है। तो इस प्रकार के जब घटना घटता है तब उसको हम पार्श्व विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब देखिए आता है दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण को देखिए कितने भागों में, सबसे पहले तो दर्पण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रबलयिक दर्पण। उसके बाद अब गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम सभी को बारी बारी से आगे जानेंगे। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो कह रहा है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी समतल दर्पण का परिभाषा बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से रहेगा और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, चिकना होगा, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए आता है गोलीय दर्पण, कह रहा है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी देखिए इस प्रकार का वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह जो होगा वो गोल होगा उसे हम गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। और इसी गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल और उत्तल को जान लेते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण कह रहा है जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, केंद्र की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी इस प्रकार से रहेगा, केंद्र की ओर क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा। और ये इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि ये कलर किया हुआ है, कलय किया हुआ है। तो ये जो हो गया धंसा हुआ है, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण, उसे उत्तल उसे उठल, मतलब वैसा दर्पण
जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये जो प्रवर्तक सतह ये उठा हुआ है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या परिभाषा दिया हुआ कह रहा है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह केंद्र के विपरीत उभरा हो, यानी इधर देखिए ये केंद्र हो गया, केंद्र के विपरीत क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा, तब इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। इसे हम याद रख सकते हैं, उसे उत्तल दर्पण, उसे उठल, मतलब वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और जो बच गया वो अवतल हो गया, यानी जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अब आता है प्रबलयिक दर्पण। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता उसे प्रबलयिक दर्पण कहते हैं। प्रबलयिक दर्पण किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है, यानी इस प्रकार से रहेगा, तो ये पूरी तरह से गोल नहीं है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम प्रबलयिक दर्पण के नाम से जानते हैं। अब देखिए दर्पण से संबंधित कुछ पद को समझ लेते हैं। जैसे में आता है ध्रुव, जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यानी मान चलिए इस प्रकार का दर्पण हो गया, तो इसके बीचों बीच वाला जो हिस्सा हो गया ये दर्पण का, इसी को हम पोल के नाम से जानते हैं। अब होता है वक्रता केंद्र। कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र या अवतल दर्पण में वह सामने उत्तल के पीछे होता है। यानी कह रहा है कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, और यह होता कहाँ है, तो अवतल दर्पण के सामने होता है। ये देखिए ये अवतल दर्पण है, इसके सामने होगा, और उत्तल दर्पण के क्या होगा, उत्तल दर्पण के पीछे होगा, यही कह रहा है। अब आता है मुख्य अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र, मान के चलिए इस प्रकार का ये दर्पण हो गया, यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मान चलिए त्रिज्या वक्रता केंद्र हो गया, आर हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, तो ये दोनों बिंदु को जो मिलाने का काम करता है उसी को हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं, जिसको हम एक्स वाई से दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, और ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं। अब देखिए आता है द्वारक। तो द्वारक किसे कहेंगे, तो दर्पण के चौड़ाई को हम द्वारक के नाम से जानते हैं, जिसको हम एम और एम डैश से दर्शाते हैं। मान चलिए इस प्रकार का ये दर्पण हो गया, ये हो गया एम और ये हो गया एम डैश, तो ये जो चौड़ाई हुआ दर्पण का, इसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। अब आता है वक्रता त्रिज्या। तो देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान चलिए ये दर्पण हो गया, और इस दर्पण में ये कौन सा दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पोल हो गया, तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब आता है मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जहां से आती प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाती है। यानी मुख्य फोकस को हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रवर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, हाँ, और मुख्य फोकस को हम एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो मुख्य फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। मान चलिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इसमें क्या है,
यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद इसका प्रवर्तन हो गया, प्रवर्तन के बाद इस जिस बिंदु पर ये कटा प्रधान अक्ष के, ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के ये जिस बिंदु पर कटा वो हो गया मुख्य फोकस हो गया, और ये हो गया वक्ता, सॉरी ये हो गया ध्रुव। तो ये दोनों के बीच के जो दूरी हो गया उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कह रहा है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। यानी अवतल दर्पण में हमेशा जो फोकस होगा वो वास्तविक होगा, और उत्तल में हमेशा काल्पनिक होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या नियम है, उस नियम को हम किस प्रकार फॉलो करके प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। देखिए कह रहा है अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी अंदर की सतह चमकदार होती है और वही प्रकाश को प्रवर्तित करती है। अतः अवतल दर्पण के मुख्य 3 नियम होते हैं। अब इसके नियम देखिए क्या क्या है। पहला नियम है, कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यानी पहला नियम जो कह रहा है, मान चलिए ये दर्पण हो गया, तो दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आएगा इस प्रधान अक्ष के समांतर, ये हो गया प्रधान अक्ष, तो ये प्रधान अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण ये आएगा तो प्रवर्तन के बाद हमेशा जो होगा एफ बिंदु से ही होकर गुजरेगा। पहला नियम यही कहता है। देखो कह रहा मतलब अगर कोई किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद वह फोकस से होकर निकलती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र यानी सी से होकर आने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए इसका मतलब भी समझाया गया है कि देखिए कह रहा है कि अगर किरण सी से होकर दर्पण तक आती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस चली जाती है। यानी प्रकाश की किरण जब कहाँ से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी। देखिए आगे फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जब सी से होकर गुजरेगी यानी वक्रता केंद्र से होकर जब गुजरेगी, ये हो गया दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो इसका प्रवर्तन नहीं होगा, वह उसी माध्यम में वापस उसी पथ पर से उसी दिशा में वापस लौट के चली जाएगी। अब तीसरा नियम क्या कहते हैं, कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट रूप से एफ से होकर गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से ये मान चलिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया, और डायरेक्ट रूप से जब ये फोकस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो इसका जब अपवर्तन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम यही कहता है। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, यानी किस स्थान पे वस्तु रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए पहला स्थिति है, कह रहा है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच रखेंगे, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और इस दर्पण को हम हजामती या डॉक्टर के द्वारा इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए ये दर्पण हो गया, इसको क्या करेंगे, इसमें जो होगा वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ये पीछे आके बन जाता है, और जब पीछे बनता है तो देखिए वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से पहला स्थिति को हम समझ लिए। अब दूसरा स्थिति को समझते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, वस्तु को एफ पर रखते हैं यानी मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो जब हम मुख्य फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा,
और कैसा बनेगा तो उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में प्रकाश समानांतर किरणें बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब स्थिति 3 को समझते हैं। देखिए स्थिति 3 क्या है, कह रहा है जब हम वस्तु को F और C के बीच रखते हैं, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तब जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वस्तु वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। और वही स्थिति 4 में जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर आकार का रहेगा, जैसा कि इधर फिगर में बताया गया। जैसे वस्तु को हम रख दिए, रखने के बाद हम क्या किए, सी पर रखे, तो रखने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगा, सीधा ये एफ से होकर गुजरेगा। तो एफ से होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका एक किरण ये एफ से होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण इसका क्या हो जाएगा, प्रवर्तन के बाद एफ से गुजरेगा। तो ये दोनों प्रकाश के किरण क्या हो जाएगा, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहां क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब है स्थिति 5, कह रहा है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच क्या करेंगे, रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। स्थिति 6 को समझिए, कह रहा है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और इसका उपयोग हम खगोलीय दूरदर्शी में करते हैं। अब देखिए वही स्थिति को यहाँ पे शॉर्ट रूप में एक कॉलम के रूप में दिया गया है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से लगभग 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण की स्थिति को जानेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी किस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब समझिए पहला स्थिति इसमें देखिए कह रहा है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। अब देखिए स्थिति 2 को समझिए, जब हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। यानी उत्तल दर्पण का जो मुख्य स्थिति होता है, 2 स्थिति होता है, यानी 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि यहाँ कॉलम के रूप में दिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए आता है चिन्ह परिपाटी, कर रहा है गोलीय दर्पण यानी अवतल एवं उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और ऊंचाई को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा व्यक्त करने के नियम को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, वस्तु दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, सभी को हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से जब हम उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो इसी को हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो ध्रुव मान के चलिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इस प्रकार से ये प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, पोल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से प्रकाश के किरण आया, आने के बाद ये एफ से होकर गुजरा, ठीक है, इस प्रकार से।
तो देखिए जो पहला पॉइंट है, कह रहा है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। यानी ये जो ध्रुव है, पोल जो है, इसी को मूल बिंदु मानकर हम सभी दूरी को मापेंगे। कह रहा है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यानी जिस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही है उस दिशा में जब हम मापेंगे दूरी को तो वो धनात्मक होगा। अर्थात जब हम इस दर्पण के दाहिना ओर जब हम दूरी को मापेंगे तो सभी दूरी धनात्मक होगा, और इस ध्रुव की बाईं ओर की सभी दूरियां जब मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगा, और इस ध्रुव के जब ऊपर की दूरी मापेंगे तो धनात्मक, और नीचे के जब दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है, जो कि आप यहाँ से पॉइंट के जरिए समझ सकते हैं। सारा वही चीज लिखा हुआ है जो अभी मैं बताया हूँ। अब देखिए आता है आवर्धन। आवर्धन किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। अर्थात H2/H1, मान के चलो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 मान लिए और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या मान लिए? H1 मान लिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलेंगे हम? तो आवर्धन बोलेंगे। अर्थात m बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं H2/H1। अब देखिए आता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान। अब इसको भी हम पहचान दो तरीका से कर सकते हैं, एक छू के और एक बिना छुए, यानी एक स्पर्श करके एक बिना स्पर्श किए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पर्श करके हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए पहले समतल दर्पण को समझेंगे। यदि जब हम उसको क्या करेंगे, कोई दर्पण है तो जब वो दर्पण रखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, अपने हाथ से उसको टच करेंगे। जब उसका प्रवर्तक सतह समतल महसूस हो तब उसे हम समतल दर्पण के नाम से जानेंगे, यानी समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो यदि प्रवर्तक सतह क्या हो, अंदर के धंसा हो, जब हम दर्पण को स्पर्श करेंगे तो देखेंगे कि प्रवर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, गड्ढा है, तब उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण यदि दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, यानी जब हम स्पर्श करेंगे हाथ से, जब उठा हुआ प्रतीत हो दर्पण का प्रवर्तक सतह, तब हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब आता है बिना स्पर्श करके। बिना स्पर्श करके कैसे कर सकते हैं भाई? तो पहला देखिए हम समझ लेते हैं समतल दर्पण को। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो और वस्तु के बराबर आकार का हो तो वह समतल दर्पण है। यानी जब हम कोई दर्पण है तो दर्पण के सामने कोई वस्तु को हम रखेंगे और लेके जाएंगे या रखेंगे, तो लेके जाने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी के जैसा और उसी के आकार का बन गया तो उसे हम समतल दर्पण मानेंगे। अब आता है अवतल दर्पण। यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई दे तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी जब हम क्या करेंगे, जब हम वस्तु को दर्पण के सामने लाएंगे, लाने के बाद उसका वस्तु है छोटा और उससे छोटा, और वस्तु से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, तब इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण के नाम से जानेंगे। उत्तल दर्पण अब समझ लेते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण कैसे समझेंगे? जब वस्तु को हम लेके जाएंगे दर्पण के सामने तो इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा? सीधा होगा और छोटा होगा, तब उसको उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो दर्पण को स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए पहचान कर सकते हैं। अब देखिए आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण की तरफ है, पहला पॉइंट है प्रवर्तक सतह धसी रहती है, यानी अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होती है वो धसी हुई रहती है, और उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह है वो उभरी हुई होती है।
अब देखिए अवतल दर्पण की तरफ दूसरा पॉइंट है, करा फोकस वास्तविक होता है, यानी अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण की तरफ तीसरा पॉइंट है, करा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, यानी अवतल दर्पण क्या कर सकता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब को ही बनाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट है, करा प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, यानी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या वस्तु के बराबर हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा। अब देखिए पांचवा पॉइंट है, करा इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।